तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में काफी कुछ डिस्कस करा था, जैसे आयनिक बॉन्ड, लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में काफी अच्छे तरीके से हमने डिस्कस करा कि कैसे कैसे वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, किन फैक्टर्स से उनको अफेक्ट करा जा सकता है कि अगर हम आयनिक कंपाउंड को लेते हैं तो वो कहाँ पे सॉल्युबल होते हैं, कहाँ पे इनसॉल्युबल होते हैं। फिर अगर लैटिस एनर्जी की बात करें तो वो किन किन फैक्टर से वो अफेक्ट हो सकती हैं। हाइड्रेशन एनर्जी के केस में अगर हम नॉन हाइड्रेटेड में साइज क्या होता है एटम्स का, और हाइड्रेशन के बाद साइज क्या होता है, तो हमने काफी अच्छे से उन चीजों को डिस्कस करा था। जैसे कि अब हमारे पास जो नेक्स्ट लेक्चर आता है कि उसके पहले एक चीज और मैं बता दूं, जो हमने आपको प्रैक्टिस सेट दिया था टेलीग्राम के ऊपर, आप में से बहुत लोगों ने उसे अटेम्प्ट करा, काफी अच्छी बात है। आप उसे काफी अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करते रहे, क्योंकि उसके अंदर आप काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। यानी कि वो एक तरह से आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं जो कि काफी अच्छे तरीके से फ्रेम्ड करे जाते हैं। तो वो क्वेश्चन आपको काफी हेल्प करने वाला है आपके जेई मेंस के अंदर। तो आपको हर चैप्टर के लिए प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। अभी तो इसका प्रैक्टिस सेट 1 है, अगले कुछ लेक्चर्स के बाद फिर से आपको प्रैक्टिस सेट 2 भी प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी कॉन्सेप्ट में या फिर किसी टॉपिक पे आपको एक पार्टिकुलर वीडियो चाहिए हो, तो आप उसके जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में डालें। मैं खुद से कमेंट बॉक्स को चेक करूंगा, तो उसके ऊपर आपको जल्द ही वीडियो मिल जाएगा। आपको किसी भी सब्जेक्ट में या फिर किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए हो, जेई मेंस या नीट से रिलेटेड, आप बस उसे कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दें, आपको जल्द से जल्द उस टॉपिक के ऊपर लेक्चर मिल जाएगा। दूसरी बात, अगर जैसे अभी हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो केमिकल बॉन्डिंग का एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर ज्यादा बेस्ड है केमिकल बॉन्डिंग, हम एक तरह से कह सकते हैं, जो कि हमारा कोवेलेंट बॉन्ड वाला पार्ट होता है। तो आखिर कोवेलेंट बॉन्ड को स्टार्ट करते हैं, तो आखिर कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है? तो कोवेलेंट बॉन्ड बेसिकली द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम। यानी कि अगर आपने दो एटम को ले रखा है, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन मैं दूंगा, एक इलेक्ट्रॉन आप दोगे, तो उस शेयरिंग के अकॉर्डिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि यहाँ पे दोनों का कंट्रीब्यूशन होने वाला है। आयनिक के अंदर क्या था, पॉजिटिव चार्ज के बीच अट्रैक्शन हो रहा था, वहां पे ना शेयरिंग हो रही थी ना कुछ, तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो रहा था। यहाँ पे आप एक इलेक्ट्रॉन दो, मैं एक इलेक्ट्रॉन दूंगा, और दोनों मिलके बनाएंगे। तो वो वाला केस यहाँ पे चलता है। और दूसरी बात होती है जो किस कंडीशन के ऊपर क्या कंडीशन होना चाहिए कोवेलेंट बॉन्ड को बनाने के लिए। तो कोवेलेंट बॉन्ड को बनाने के लिए बेसिक सा एक सिंपल सा फंडा होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो डिफरेंस बिटवीन टू बॉन्डिंग एटम होती है, वो या तो जीरो हो या फिर बहुत ही कम हो। यानी कि जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आता है दोनों एटम के बीच में, या तो वो जीरो हो या फिर स्मॉल हो। जैसे कि अगर आपने क्लोरीन क्लोरीन दिया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जीरो आ गया। H2 अगर आपने बनाया तो जीरो आ गया, अगर आपने O2 बनाया तो जीरो आ गया, HCl बनाया तो यहाँ पे अगर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को माइनस करेंगे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो बहुत ही माइन्यूट सा आएगा वहां पे। तो उस केसेस में हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस या तो जीरो हो या फिर बहुत कम हो। या फिर बेसिकली एक चीज हम कह सकते हैं, अगर आपका चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन 2.1 है, तो वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन रहती है। और अगर आपकी ग्रेटर देन 2.1 है, तो वहां पे आयनिक बॉन्ड रहता है। ये एक जनरल तरीके से आप इसे डिस्कस कर सकते हैं, ऐसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देख के बता सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा बॉन्ड है। उसके बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कोवेलेंट बॉन्ड की, कि जैसे कि आपके पास सॉलिड के अंदर आपके पास कोवेलेंट बॉन्डिंग ग्रेफाइट के अंदर, डायमंड के अंदर, सिलिका के अंदर होती है। लिक्विड के अंदर आपके पास Br2, CCl4, बेंजीन एंड CHCl3 के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। गैस के फेज के अंदर आपको H2, Cl2, O2, N2, SO2, ये सारे गैस के अंदर होते हैं, और इन सबके अंदर बेसिकली आपको कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिलता है। अब दूसरा जो पॉइंट आता है इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में, कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। जनरली होता है ये केस, कुछ केसेस में हमारे पास एक्सेप्शंस आते हैं, तो उसे हम बाद में स्टडी करेंगे, कि आगे जैसे चलेंगे तो उन एक्सेप्शंस को हम देखेंगे। बट बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट, अगर जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उतनी ज्यादा आपके पास बॉइलिंग पॉइंट होती है। क्यों होती है? तो जैसे ही मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करता है, तो हमारे पास वैन डर वाल्स फोर्स इंक्रीज होती है, तो उस केस में हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट केस हम आते हैं यहाँ पे
अगर आप सॉल्युबिलिटी के अंदर देखें तो कोवैलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। यहाँ पे पोलर एंड नॉन पोलर की बातें आ जाती है क्योंकि लाइक डिजॉल्व लाइक वाली फंडे पे ये चलता है, यानी कि ये जैसा कंपाउंड है वैसे वाले में ये डिजॉल्व कर जाएगा। तो जैसे कि हमने देखा था आयनिक को पोलर के अंदर काफी अच्छे तरीके से डिजॉल्व करता है, तो कोवैलेंट कंपाउंड्स नॉन पोलर के अंदर काफी अच्छे तरीके से सॉल्युबल होता है। कोवैलेंट कंपाउंड्स आर लेस सॉल्युबल इन वाटर एंड मोर सॉल्युबल इन नॉन पोलर। वाटर जबकि पोलर मॉलिक्यूल हो जाता है, इसलिए मोर सॉल्युबल ये प्रीफर करता है कि नॉन पोलर के अंदर ज्यादा सॉल्युबल होते हैं। जैसे कि अगर हम आयनिक के अंदर देखते हैं तो HCl के अंदर चार्ज के लिए वो सारे वाटर्स को जब अट्रैक्ट करता है तो वो अपने साथ, जैसे कि अगर H+ है तो वो ऑक्सीजन के ऑक्सीजन वाले साइड को अट्रैक्ट करता है, और अगर Cl- है तो वो हाइड्रोजन वाले साइड को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि वहां पे तो चार्जेस होती हैं, तो उस केस में वो सॉल्युबिलिटी वहां पे डिफर कर जाती है। उसी तरह अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो वो इस तरह से डिफर करती है। अगर आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे ये बैड कंडक्टर्स होते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हम जानते हैं कि काफी अच्छा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ड्यू टू उसके अपने लेयर्ड स्ट्रक्चर की वजह से। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर हम जानते हैं कि लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, उसके वजह से वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी शो करता है। वैसे कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर ये बाकी सब बैड कंडक्टर्स होते हैं। अगर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पे, कोवेलेंट बॉन्ड इज रिजिड एंड डायरेक्शनल इन नेचर एंड दैट्स व्हाई दे हैव अ डेफिनिट ज्योमेट्री एंड कैन शो आइसोमेरिज्म। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो काफी रिजिड होते हैं और डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं, जो कि हमने आयनिक के अंदर बात करी थी कि आयनिक बॉन्ड नॉन रिजिड होते हैं, उनका कोई फिक्स शेप नहीं होता, कोई उनके बीच में डिस्टेंस नहीं होता कोई फिक्स सा, उनकी कोई डायरेक्शनल नहीं होती है। सेम इसका उल्टा हो रहा है कोवेलेंट के अंदर, ये काफी रिजिड होते हैं, इनका एक प्रॉपर फिक्स्ड डिस्टेंस होता है कि इससे क्लोज ये नहीं जा सकते हैं, और ये प्रॉपर डायरेक्शनल होते हैं अपने नेचर में, और ये आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं। तो स्ट्रेंथ क्या होती है कोवेलेंट बॉन्ड की, कैसे हम उसके स्ट्रेंथ के बारे में पता कर सकते हैं? तो कोवेलेंट बॉन्ड की अगर स्ट्रेंथ की अगर हमें बात करनी हो तो स्ट्रेंथ इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी होती है। तो अगर बॉन्ड एनर्जी अब क्या होती है, तो बॉन्ड एनर्जी बेसिकली एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ कोवेलेंट बॉन्ड। सो बॉन्ड एनर्जी को तो ऐसे हमने डिफाइन करा, तो मतलब जिस पे बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करेगा उसके ऊपर स्ट्रेंथ इनकी डिपेंड कर जाएगी। यानी कि बॉन्ड एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ जितना छोटा होगा बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, उसे तोड़ने के लिए हमें उतना ही ज्यादा स्ट्रेंथ लगाना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप एक छोटे पेंसिल को तोड़ते हैं और एक बड़े पेंसिल को तोड़ते हैं, तोड़ना ज्यादा आसान किस केस में होता है? जिस केस में पेंसिल बड़ा है, पेंसिल छोटे वाले केस में हमें तोड़ने में मुश्किल होती है। अब दूसरा, बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, यानी कि यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर को बोलने का मतलब है नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द एटम्स। यानी कि अगर आपके पास सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है, तो आप सिंगल बॉन्ड को इजिली ब्रेक कर पा रहे होंगे, और डबल बॉन्ड को थोड़ा आपको उसमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी उस केस में ब्रॉक करने के लिए। अब जैसे बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को काफी कम जगह डिस्कस किया जाता है कि बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ये क्या कहना चाह रहा है, तो बेसिकली इसको डिस्कस करते हैं हम प्रॉपर एक अलग से, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। यानी कि अगर आपने कोई ए और बी मॉलिक्यूल लिया है और ए बी के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, तो जब अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बी से, तो ए के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये क्या करेगा कि जो एटम होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो उसके केस में ये जब अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा तो फिर यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो उस केस में एक यहाँ पे और इन पार्शियल चार्जेस के बीच में एक एक्स्ट्रा फोर्स आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे और ज्यादा एनर्जी लगने वाली है तोड़ने के लिए, क्योंकि पहले हमें एक ही को तोड़ना था और अब तो यहाँ पे एक और इनके साथ ऐड हो गया अट्रैक्शन वाला। तो इस केस में एक्स्ट्रा वन टाइप ऑफ फोर्स आ जाता है, उस केस के अकॉर्डिंग हमें बॉन्ड एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ती है तोड़ने के लिए। ये इनका बेसिक रूल था। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड भी इसे हम बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर बेसिकली द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द टू एटम्स व्हेन द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय वन ऑफ द बॉन्डिंग एटम। हमने पहले देखा कि चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन हो रहा था, उसके बाद देखा कि एक आप दो एक हम देंगे और मिलके बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक ही एटम कोई होगा उन दोनों बॉन्डिंग एटम्स में से, जिसमें से कोई एक अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहा होगा। यानी कि मान लीजिए अगर आपके एक फ्रेंड है जो कि रिच है और एक स्टूडेंट है जो कि पुअर है, तो वो दोनों फ्रेंड क्या करते हैं, रिच वाले के पास पैसा बहुत है लेकिन इनको बिजनेस करना है,
तो रिच वाले के पास पैसा बहुत है लेकिन इसके पास कोई आइडिया नहीं है, और जो पुअर वाला है उसके पास पैसा नहीं है लेकिन इसके पास आइडिया बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो क्या करेगा, ये रिच वाला बोलेगा कि तुम अपना आइडिया मुझे दो, मैं अपने पैसे तुमको इन्वेस्ट करता हूँ, और ये पुअर वाला भी बोलेगा हाँ ये भी अच्छी बात है कि मैं अपने आइडिया देता हूँ, फिर दोनों पार्टनरशिप कर लेंगे। क्योंकि एक बार जब बॉन्ड फॉर्म हो जाता है उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत ही मुश्किल है कि वो कोवेलेंट बॉन्ड है या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, क्योंकि उनके बीच में, अब दोनों के बीच में पार्टनरशिप हो जाती है, वहां पे फिर पता ही नहीं लगता कि ये बॉन्ड कोऑर्डिनेट है या फिर कोवेलेंट बॉन्ड है ऑन द प्रैक्टिकल बेसिस। वैसे तो हम इसे डिनोट कर देते हैं वो एक एरो के तरह से, जैसे कि अगर हमारे पास यहाँ पे BF3 है NH3 है, तो यहाँ पे N वाला अपना शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन दे रहा है अपना, तो यहाँ पे ऐसे बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ इसी के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल आता है आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, लुईस ऑक्टेट रूल। इसके ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंसी होती है हमारी। जैसे कि ये क्या कहना चाहता है लुईस, लुईस के अकॉर्डिंग होता है कि each element tries to acquire 8 electron in its valence cell। सबसे पहला इसका स्टेटमेंट यही था कि सारे एलिमेंट ट्राई करते हैं अपने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को करने के लिए, और उसके बाद वो क्या कहता है कि इसको करने के लिए दे कैन शेयर, दे कैन डोनेट, दे कैन एक्सेप्ट लोन पेयर्स और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। वो कुछ भी कर सकते हैं उस केमिकल बॉन्ड को बनाने के लिए और अपने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए। अब इसके अकॉर्डिंग तो ये बात होती थी कि सबके में होती है 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल के अंदर, बट कुछ एक्सेप्शंस आ जाते हैं। बट अकॉर्डिंग टू लुईस की, वो तो बोला था कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। बट हमारे पास कुछ केसेस में ऐसे कंडीशंस में कुछ केसेस आए हैं जहां पे हमारे पास वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से कम भी होता है और कई केसेस में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा भी हो जाता है। तो उन केसेस को हम डिस्कस करते हैं कि आखिर वो एक्सेप्शंस क्या है। तो उस एक्सेप्शंस में सबसे पहले हमारे पास आता है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स, जिसको हम हाइपोवैलेंट भी बोलते हैं, जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम होता है, यानी कि उनकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट होती है। हम एक एग्जांपल को लेकर समझते हैं। BF3 के अंदर, BF3 के अंदर बोरोन के पास तो 3 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट शेल में, और फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर जब इसने बॉन्ड फॉर्म्स किया तो इसके पास बोरोन के पास तो सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, फिर भी ये एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट में भी एग्जिस्ट करता है। उसी तरह से इनकम्प्लीट ऑक्टेट के अंदर AlCl3 भी एग्जिस्ट करता है और BeCl2 भी एग्जिस्ट करता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हुए। तो अब क्या हुआ था कि जो इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले थे ना, तो उनको लुईस ने एक नया नाम दे दिया। तो उसे उन्होंने क्या करा, उसे पे उन्होंने एक कॉन्सेप्ट डिराइव करा लुईस एसिड के नाम पे। लुईस एसिड के अंदर उन्होंने बेसिकली बताना चालू करा कि कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स विच कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर। उन्होंने समझा इस बात को कि इनके पास तो 6 इलेक्ट्रॉन है या फिर जितने भी इलेक्ट्रॉन हो 4 इलेक्ट्रॉन, और ये एग्जिस्ट भी कर रहे हैं, तो ये ऐसे कंपाउंड्स है जो कि एक्सेप्ट कर सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन पेयर को। उससे हम लुईस एसिड बोल देंगे, क्योंकि वो समझा कि इनको भी जरूरत है अपनी ऑक्टेट को पूरे करने के लिए, तो इसे अगर मिलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। और वैसे केसेस में उन कंपाउंड्स को इन्होंने लुईस एसिड की कैटेगरी में डाल दिया। अब हमारे पास जो दूसरा एक्सेप्शन आता है, मॉलिक्यूल्स विद एक्सपेंडेड ऑक्टेट। अब एक्सपेंडेड ऑक्टेट के केस में क्या है, ये इसे हाइपर वैलेंट भी हम बोलते हैं। यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाता है उनके ऑक्टेट के अंदर, यानी कि उनके वैलेंस सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स के केस में अगर आप देखें तो PCl5, यहाँ पे हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन होता है। SF6, यहाँ पे हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस सेल में, और IF7, इनके ऑक्टेट में 14 इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये उनके कुछ एक्सपेंडेड ऑक्टेट हो गए, क्योंकि उसने तो बोला था कि 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। और नेक्स्ट में आते हैं हम अपने ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स के अंदर। ये भी है कि उसके एक्सेप्शंस में आ जाता है। देयर आर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस सेल ऑफ सेंट्रल एटम। यहाँ पे क्या होता है कि सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल में ऑड इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब उसके अकॉर्डिंग तो 8 होनी चाहिए, बट यहाँ तो अब ऑड इलेक्ट्रॉन्स आ गया। अब ऑड इलेक्ट्रॉन्स कैसे है, तो एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास NO है, NO2 है एंड ClO2 है। तो NO के अंदर अगर हम देखें तो 5 + 6, इसके पास इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में कितने हैं, तो 11 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 19 इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये इसके बैलेंस सेल में है, तो इन कंपाउंड्स में आप अगर किसी को भी किसी भी तरह से अरेंज करके देखोगे तो इसके ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन तो नहीं ही आएंगे, वहां पे 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, जो कि ऑड इलेक्ट्रॉन में ये आ जाएंगे। मतलब आप अगर जैसे भी अरेंज कर लो, ये आप इसके 8 इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकते हो आप इस कंपाउंड के अंदर। और एक चीज और
ये ऑड इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं, ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। अभी के लिए इस बात को काफी ज्यादा अच्छे से ध्यान में रखें, क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन बेसिकली पूरा का पूरा टॉपिक आता है, तो ये पैरामैग्नेटिक नेचर के अंदर होते हैं। पैरामैग्नेटिक मतलब अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अट्रैक्ट हो जाते हैं। ऑड इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होते हैं, क्योंकि जो एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ रहता है उसके कारण से वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये इनके पैरामैग्नेटिक नेचर, इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो यहाँ तक तो हमने अब कर लिया है कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। इस केसेस में हमने इन सब चीजों को देखा, और अब जो नेक्स्ट हमारे पास जो आता है लेक्चर, उसके अंदर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिस्कस कर रहे होंगे, जो कि पहली थ्योरी आती है हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग के अंदर वहां पे। तो उस केसेस के अंदर अब काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आने वाले, यानी कि अब तक तो हमने काफी अच्छे से अपने बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करा, जो कि हमारे पास यूज होने वाला था। अब हमारे पास कुछ नए नए थ्योरीज आएंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है, उसके अंदर काफी सारी चीजें हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो अब हमारे पास और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आने वाले हैं, तो उसको हम अच्छे से अगले लेक्चर्स में देखेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद।